हमारे ज्येष्ठ वरिष्ठ प्राध्यापकगण, आज के मुख्य वक्ता श्री पुष्पेंद्र सिंह, आईआईसी प्रभारी, श्रीमती गौसिया नायाब, अन्य प्राध्यापकगण एवं प्यारे बच्चों, हमारे महाविद्यालय में विगत कई महीनों से आईआईसी के कार्यक्रम चल रहे हैं और सेकंड क्वार्टर का ये अंतिम कार्यक्रम है जो मैडम की अध्यक्षता में, उनके मार्गदर्शन में सुचारू रूप से संपन्न हो रहा है। अनेक कार्यक्रम कराए गए हैं। इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल यानी आईआईसी सेल का उद्देश्य है मुख्यतः कि जो आप जैसे छात्र हैं उनको, उनके विचारों को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए और जो आपके नए विचार हैं, आइडियाज़ हैं, उनको प्रोटोटाइप में बदला जाए और आज के उद्यमिता के इस युग में उनका मैक्सिमम प्रयोग किया जाए राष्ट्रहित में, समाज हित में और आपके भी हित में। ऐसा अनायास या यूं ही होते रहते हैं और कभी कभी आप वो अपने को आप बोर भी होते होंगे, लेकिन बढ़ाओ। आज का जो टॉपिक है वो है वर्कशॉप ऑन डिजाइन थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन डिजाइन। सरल शब्दों में, क्योंकि मैं कोई एमबीए या कॉमर्स की विद्यार्थी नहीं हूँ, समाजशास्त्र की विद्यार्थी रही हूँ, तो मैं सरल शब्दों में आपको अगर डिजाइन थिंकिंग की बात करूँ तो जब एक बिजनेसमैन व्यापार करता है और इसके लिए यह आवश्यक है कि कस्टमर आए, है ना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। जैसे 1990 में मान लीजिए हमने एक इकाई का टीवी लिया और वो टीवी हमारा अब तक भी ठीक ठाक है, तो इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में दोबारा नहीं ला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट में चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो किसी अन्य टेक्सटाइल में हो या किसी भी विधान की होती है कि जो प्रोडक्ट है उसको बनाने वाले विचार करें। थिंकिंग का क्या मतलब है? विचार, डिजाइन पर विचार करें और उसमें कुछ इनोवेशन करें, कुछ नया लाएं, कुछ उसमें जोड़ें। उससे क्या होगा? उससे वो जब नई टेक्निक मार्केट में आती है तो हमारे पास एक टीवी है जो चल रहा है, इसके लाइट लगा सकते थे या उसमें आप वो डिस्क जो लगती थी वो लगा सकते थे। अब जो आए हैं स्मार्ट टीवी हैं, आपने मोबाइल से उनको कनेक्ट कर लिया, कोई भी मूवी आप से कर पाएगा। यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण लेते हैं छोटा सा, कि जैसे गोल्ड है, सोना है, महंगा होता जा रहा है दिनों दिन। एक पक्ष ये है और दूसरा पक्ष ये है कि हम लोग बाहर निकलने लगे। हमारी मम्मी दादी नानी घरों में रहती थी, हैवी ज्वेलरी पहनती थी, कोई डर नहीं था, छिनने का डर नहीं था, गिरने का डर नहीं था, परिवार के अंदर रहती थी। हम लोग बाहर निकलते हैं तो उसमें क्या हुआ कि आप देखिए गोल्ड की डिजाइन उतने ही वेट में, मतलब बहुत हल्के वेट में, उससे ज्यादा सुंदर जो पहले वजन डिजाइन थे वो बनने लगे। उससे क्या हुआ कि एक तो कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसका प्राइस, मार्केटिंग के सिद्धांतों में प्राइस, प्रमोशन, तमाम उसके साथ चरण है जिसकी कर पा रहे हैं। प्रोडक्ट अच्छा है, हम अफोर्ड भी कर पा रहे हैं, मेरे पास उतना स्पेस नहीं है। तो निरंतर चिंतन से क्या होता है कि चीजें अच्छी निकल करके आती हैं। इसके दो प्रकार हो सकते हैं, होते हैं। एक है सौंदर्यपरक डिजाइन थिंकिंग और दूसरी है कार्यात्मक डिजाइन। सौंदर्यपरक में एक है कि जब हम चीज खरीदते हैं तो वो बाहर से अच्छी दिखनी चाहिए, सुडौल दिखनी चाहिए। फिर वही बात टीवी की है कि जब हम लोग पहले टीवी खरीदते थे तो फ्रिज हो या टीवी, पीछे एक एक्स्ट्रा पार्ट निकला रहता था। टीवी वगैरह और फ्रिज वगैरह में तार थोड़े खुले खुले से दिखते रहते थे, अब वो चीज नहीं है। तो एक तो सुंदर होना चाहिए और कार्यात्मक में अगर आप देखें तो उसमें यह है कि जैसे एक उदाहरण ले रही हूँ कि जैसे कोई भी चीज है, कपड़ा है, बहुत सुंदर है, ठीक लगा, हमको कंफर्टेबल नहीं है तो हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे, है ना। कोई भी चीज हो तो इसमें ये दो चीजें निकल के आती हैं। इसमें जो डिजाइन थिंकिंग पे हमको
कर रहे हैं तो उसमें होता यह है कि समय समय पे तमाम प्रकार की समस्याएं निकलती हैं। जब हम चीजों को यूज करते हैं तो हमको उसकी कमियां पता चलती हैं, तो उन समस्याओं को हल किया जाए मानवीय जरूरतों के अनुसार। जैसे मैंने गोल्ड का उदाहरण, अब हम कान तो नंगे नहीं रख सकते, तो हमको एक ऐसी गोल्ड ज्वेलरी चाहिए जो हल्की भी हो, जो गिर जाए या लॉस हो जाए तो हमको बहुत कष्ट भी ना हो, और वो हम कंफर्टेबली मतलब हम उसको पहन भी सकें। तो मानवीय जरूरतों की कुछ को समझना। अब ये मोबाइल फोन है, देखिए पहले मोबाइल फोन थे तो केवल कहते और सुनते थे, फिर मैसेजिंग आई, फिर और फीचर आए। अब इस मोबाइल फोन में बहुत सारे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स जो होते हैं हमारे रोजमर्रा के, उनका काम खत्म कर दिया क्योंकि हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भी थिंकिंग की आवश्यकता होती है। उसके बाद मंथन, मतलब मंथन में क्या है कि किस तरीके से हम चीजों को और अच्छा करें और व्यवहारिक रूप प्रदान करें। और उसके बाद प्रोटोटाइपिंग और परीक्षण। प्रोटोटाइपिंग का मतलब ये होता है कि चीजें अच्छे से अच्छी होती चली जाएं, और जो हम हैं हम उस पर रिसर्च करें, एक ऐसा प्रारूप बनाएं जो कल से आज बेहतर हो, और उसके बाद ओवरऑल उसका परीक्षण करने के उपरांत हम उसको, उस प्रोडक्ट को या उस चीज को मार्केट में रख सके। तो मुझे जो समझ में आया, मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा अपनी सरल शब्दों में, उसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया। लेकिन अब मैं निवेदन करती हूँ आज के मुख्य वक्ता श्री पुष्पेंद्र सिंह सर को बुलाती हूँ मंच पर कि वो आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। मंच पर मुझे बुलाने के लिए मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के विषय पे अपने विचार आप सभी साथ साझा करने से पूर्व ज्ञान की इस धारा एवं मंदिर में आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही आदरणीय प्राचार्य महोदय, इस मंच का कुशल संचालन कर रही, साथ ही इस कार्यक्रम की सह संयोजक हमारी वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉक्टर प्रीति तिवारी जी, आईसीसी सेल प्रभारी श्रीमती गुलसिया नायाब जी, हिंदी भाषा के जादूगर डॉक्टर उत्तम कुमार शुक्ल जी, अपने ज्ञान से हमारी छात्राओं का पथ प्रदर्शन करने वाली हमारी समस्त विदुषी प्राध्यापकगण, कर्मचारी, आने वाले भविष्यकर्ता हमारी समस्त छात्राओं को मैं आज की इस कार्यशाला की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही इस कक्ष में मुख्य वक्ता और संयोजक होने के नाते आप सभी का वंदन और अभिनंदन भी करता हूँ। साथियों, बात तो होगी कार्यशाला में कई बिंदुओं पर, लेकिन आज का दिन कुछ खास भी है, क्योंकि आज का दिन 4 साल में एक बार आता है। आज क्या है? 29 है, तो अपना लीप ईयर है 4 साल में, क्योंकि इसके बाद हमेशा 28 का महीना रहता है। आज का दिन कुछ खास भी है, और कुछ खास जिनको पे लोग बात भी करेंगे। क्योंकि जब ये टॉपिक मेरे सामने भी आया तो मैंने जैसे पहले कहा कि भाई ये कॉमर्स वालों के लिए, ये इंजीनियर्स वालों के लिए या एमबीए वालों के लिए, तो ये आखिर मैं कैसे अपनी जो लड़कियां हैं हमारी ह्यूमैनिटीज़ की, कैसे उसको मैं ये बात बताऊं कि भाई ये जो विषय है ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी मैं भी बात करूंगा, ठीक है। लेकिन जो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कुछ बिंदु, पहले उस पर चलेंगे हम लोग, फिर उसके बाद जो लेमैन लैंग्वेज है कुछ बातों के साथ साथ चलेंगे, कुछ मैं बीच में आपको वो वीडियो भी दिखाता रहूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग, चूँकि वर्कशॉप में क्या कंटिन्यूसली भाषा नहीं देंगे, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कुछ क्वेरी करें, कुछ हम भी बताएं, कुछ अपने एक्सपीरियंस भी हो, कैसे हम लोग इस ज्ञान को
कैसे इसको हम लोग अप्लाई करें। जैसे अभी मैंने अपने जो हमारे अध्यक्ष महोदय उसके आने से पहले भी मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि अभी आने वाले जो एग्जाम है आपके ओपन बुक एग्जाम होने वाले हैं। जब ओपन बुक होंगे तो भैया कह रहे हैं एग्जाम कैसे, तो मैं कर रहा था कि अप्लाइड के बारे में, कि आपने जो सीखा हो उसको अप्लाइड कैसे करें। मान चलिए मुझे कोई जानकारी है तो मेरे लिए उसका एप्लीकेशन अलग तरीके से, मैडम के लिए उसका एप्लीकेशन अलग तरीके से, कॉमर्स वालों के लिए उसका एप्लीकेशन अलग तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपने जो चर्चा के बिंदु हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आज के इस चर्चा में हम लोग बात करेंगे मुख्यतः सबसे पहले परिचय के बारे में कि आखिर जो हमारी सरकार है आखिर इस पर क्यों इतना ध्यान दे रही है। कि अभी जो आईसी का जो प्रोग्राम हो रहा है ये शायद आपको ध्यान से 6.0 का है और अंतिम जो सेकंड क्वार्टर है उसका लास्ट प्रोग्राम है। तो आखिर क्यों बार बार फोकस किया जा रहा है, क्योंकि बार बार चूंकि मैडम समाजशास्त्री है, हम तो चूंकि खिलाड़ी आदमी है, तो इसको कैसे इसको महत्वपूर्ण है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। आज इसमें देखिए हमारे मुख्य 3 बिंदु है हमारा। पहला है डिजाइन थिंकिंग, दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग, तीसरा है इनोवेशन डिजाइन, और लास्ट में आप जो इस दौरान मैंने जिन चीजों का उपयोग किया संदर्भ सूची रेफरेंसेस इसके बारे में बातचीत होगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा उस पर बात करेंगे, फिर इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इसमें टर्मिनोलॉजी नहीं है। What is a machine? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? एक्चुअली सर बचपन से चाहता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ूं। आज यहाँ बैठा हूँ, बहुत मजा आ रहा है सर। ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं। बोलो मशीन का डेफिनेशन बोलो। सर a machine is anything that reduces human effort, sir. Will you please elaborate? सर हर वो चीज जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए वो मशीन है सर। गर्मी लगी, बटन दबाया, हवा चालू, फैन, मशीन है सर। मीलों दूर आप अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, टेलीफोन, मशीन है सर। करोड़ों का हिसाब चुटकी में करता है, कैलकुलेटर, मशीन है सर। सर एक्चुअली हम मशीनों से घिरे हुए हैं सर। पेन की निब से लेके पैड की जिप तक सब मशीन है सर। एक सेकंड डेफिनेशन क्या है? सर वही तो बता रहा हूँ सर। एग्जाम में ये सब लिखोगे, ये मशीन है। Anybody else? Yes. Sir, machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by which mere force and motion may be transmitted and modified as a screw in its nut, or a lever arranged to turn about a fulcrum, or a pulley about its pivot, etc. Especially in construction, more or less complex, consisting of a combination of moving parts or simple mechanical elements as wheels, levers, cams, etc. क्या बात? Perfect. Please done. लेकिन सर मैंने भी तो वही बताया सर, आसान भाषा में। आपको अगर सिंपल भाषा पसंद हो तो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज ज्वाइन कीजिए। लेकिन सर मतलब भी तो समझ में आना चाहिए। ऐसे किताबी डेफिनेशन हट के क्या फायदा? आप किताब से ज्यादा जानते हैं। किताब में यही डेफिनेशन है, और अगर आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे। लेकिन सर और भी तो किताबें हैं जिसमें ओह भाई आसान भाषा में भर जाइए। Idiot. So we were discussing about the machine. अरे तुम वापस क्यों आए हो? सर कुछ भूल गया सर। क्या? Instruments that record, analyze, summarize, organize, depict, and explain information that are illustrative, non-illustrative, hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed, with forward introduction, table of contents, index that are intended for the enlightenment, understanding, enrichment, enhancement, and education of human brain through sensory root of vision, sometimes touch. अरे कहना क्या चाहते हो? किताबें बुक्स कुछ भूल गया सर, ले लो। तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? थोड़ी देर पहले कोशिश की थी सर, लेकिन आपको सीधा सीधा पसंद नहीं आया।
बात करेंगे, क्योंकि जो अगर ये टॉपिक मैंने शुरुआत में ही बात की, पहली उसमें आपको लगेगा कि हम लोग या कॉमर्स के या इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से देखें, लेकिन ये हमारी जो ह्यूमैनिटीज़ है या जो आर्ट साइड है उस पर ये कैसे अप्लाई होगा। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कि सरकार इस पर इतना ध्यान क्यों दे रही है, सरकार इतना एम्फेसिस हम लोग क्यों करे कि भैया ये हमारी लड़कियों को बताओ, ये वाला काम करो, क्यों ऐसा कर रही है। तो इसके अगर हमको देखें, जो इसके सीड हैं, जो इसके बीज हैं, हमको एक फोटो के माध्यम से समझते हैं। तो एक जहाज आप लोगों के सामने, वो आप लोग देख रहे होंगे, किस किस के हैं ये? इंडिया के और चाइना के। वेरी गुड यार, बहुत होशियार है आप लोग। तो इंडिया और चाइना के हमारे, तो आखिर इन दोनों में क्या खास बात है? इंडिया सेकंड किस चीज में? इंडिया का सिर्फ है वो, उस पर जो भी इंसान है वो देख रहा है कि चाइना कैसे ग्रोथ कर रहा है, मल्टी ये जो स्टोरी बिल्डिंग्स हैं इसके थ्रू कैसे ग्रोथ कर रहा है, तो हम लोग भी ऐसे इस क्षेत्र में उससे ये चीज़ सीख सकते हैं। बिल्कुल सही है। थोड़ा सा एक फोटो ये हमको ये भी बता रही है कि जैसे अगर हम लोग कॉमर्स में देखें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ना, आयात निर्यात, इसके बारे में कि हमारा थोड़ा सा छोटा है और उसका बड़ा, क्या आखिर ऐसा क्यों? अगर डियर स्टूडेंट्स देखें हम लोग, अगर हम लोग आज़ादी से हम लोग शुरुआत करें इसकी, तो हमारे देश को आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त, और चाइना को 1 अक्टूबर 1949। ये देश मैंने और इसलिए लिए क्योंकि ये एशिया की दोनों देश हैं, हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। हमसे लगभग 2 साल के बाद चाइना आज़ाद हुआ, और आज उसका शिप बड़ा। ये तो लगता ही है ना कि यार पड़ोसी का शिप बड़ा, अपना छोटा, आखिर ऐसा क्या हो रहा है इसमें? दूसरे इसमें हम लोग देखें कि पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से, तो आज के समय में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। लगभग आज के उसमें बात करें 143 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन, और जबकि 142 करोड़ की चाइना की, मीन्स विश्व में हम लोग जनसंख्या में नंबर 1 है। दूसरा देखें हम लोग इकोनॉमी के हिसाब से, हमारी जो इकोनॉमी है वो कौन से नंबर पे है? 5वें। विश्व में अगर हम लोग देखें कितने उसका हमारा उत्पादन है? 4 ट्रिलियन, और चाइना का 14 ट्रिलियन। आखिर ऐसा क्यों? किसने मल्टी टाइम्स हो गया, किसने गुणा है भाई चाइना का हमसे? सर वहाँ की थिंकिंग जो सोचते हैं वो अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर सोचते हैं तो अप्लाई नहीं करते हैं। अच्छा, वहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अप्लाई नहीं करते हैं। चलिए, एक विचार आया, वेरी गुड, ठीक है। और साथ में उसमें देखें हम लोग, आज़ादी लगभग हम लोग 1-2 साल पे उस पर हुए, आगे बढ़ते रहे, लेकिन चाइना हमसे आगे निकल गया। और इसमें हम लोग देखें लगभग 1978 तक लगभग कम बेश हम लोग एक जैसे ही थे, लेकिन उसमें लगभग उस समय लगभग 90% चाइना में गरीबी थी, और उसमें बहुत सारे लोग भूखमरी के शिकार भी थे। लेकिन आगे 30 सालों में उन लोगों ने ऐसा क्या किया कि वो आज हम लोगों से आगे निकल गए। आज देखेंगे लगभग 3 गुना से अधिक वो हमारी उनकी इकोनॉमी हमसे ज़्यादा है, जबकि हर चीज़ में हम लोग ज़्यादा, ठीक है ना। पॉपुलेशन देखिए आपके पास, जमीन में हमारी उपजाऊ है, सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग पीछे हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। और आज अगर उसमें देखें कि जो उसकी पावर्टी रेट जो पहले लगभग 80% थी, आज घट के 1% से कम हो गई। और वहीं हम लोग सरकारी आंकड़ों के हिसाब से लगभग 81 करोड़ लोगों को ये खाद्यान्न दे रहे हैं, मुफ्त जो इसकी योजना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को सोचना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आज क्यों जो चाइना है वर्ल्ड की सेकेंड इकोनॉमी है, पहले पे यूएसए है 26 ट्रिलियन, दूसरे पे चाइना है 14 ट्रिलियन, हम लोग 4 ट्रिलियन लेके आगे बढ़ रहे हैं। और अभी भी हम कहाँ तक सोच रहे हैं? 60 ट्रिलियन। मीन्स अभी हमारी जो कहेंगे हम लोग को बहुत लंबा रास्ता तय करना है। और वही रास्ता हम लोग कैसे तय करेंगे? तो एक उसमें हम लोग समझेंगे, जैसे अभी हमारी लड़की ने बात की एप्लीकेशन के बारे में, जैसे एक इंजीनियर के बारे में बात करें, यहाँ पे खाली इस फोटो में चलेगा, खाली ये है कि एक फील्ड की हम लोग बात कर रहे हैं।
कि हमारे यहाँ पे जो इंजीनियर लोग हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट अगर आप लोग देखेंगे, अभी कल ही हम लोगों ने साइंस डे मनाया है, ठीक है, IIT वगैरह हमारे यहाँ है, IIM वगैरह हमारे यहाँ पे हैं, अच्छे अच्छे मैनेजर्स, और जो गूगल वगैरह की देखेंगे वहाँ भी हमारे CEO वगैरह सब हैं, लेकिन उसके बावजूद आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें समस्या क्या है कि जो हमारे यहाँ पे जो इंजीनियर हैं, वो जो हमारे इंजीनियर हैं वो क्या सोचते हैं कि यार हम लोग यहाँ से IIT में पढ़ लेंगे, यहाँ से कुछ कर लेंगे और हम विदेश में जाएंगे और कोई पैकेज हमको मिल जाए, कोई हमको जॉब मिल जाए, कोई काम हमको मिल जाए। आप देखिएगा ज्यादा जो लोगों का जो माइंड सेट है, हमारे जॉब का माइंड सेट ज्यादा है। अभी हाल ही में UPP पुलिस का एग्जाम हुआ, 60,000 चाहिए थे और फॉर्म कितने भरे? कितना ज्यादा है। अगर हम कह रहे हैं पूरी ईमानदारी से एग्जाम हो भी जाए तो कितने लोगों को जॉब मिलेगी? इतने साल तो फिर भी छूट गए। तो कुछ ना कुछ तो उनको नए रास्ते खोजने होंगे। इसी में वही जो चाइना का इंजीनियर वो क्या सोचता है, क्या जो मैंने चीजें सीखी हैं मैं उसको कैसे अप्लाई करूं, जो अभी हमारी लोगों ने बात की, जो मैंने ज्ञान हासिल किया उसको कैसे मैं अप्लाई करूं। कहीं भी अप्लाई करेंगे, जैसे इंजीनियर के इसके कॉमर्स के माध्यम से बात करें तो किसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको कहीं भी पॉपुलेशन चाहिए कि हम अपना माल कहीं भी बेच सकें। जब भैया पॉपुलेशन हमारे पास है तो हमारे यहाँ उसकी खपत भी है, लेकिन उसके बावजूद हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। चाइना ने उसको माध्यम बनाया, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। क्यों? आखिर क्योंकि इनका माइंड सेट में अंतर है। इसको एक हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक है आपकी हमारी सिंपल टॉर्च और एक है अपनी चाइना की, दोनों इंजीनियर ने बनाई है ना, ठीक है। तो लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। क्या अंतर है? सर जो चीज दिखने में अच्छी होगी वो ज्यादा बिकेगी। जो चीज दिखने में अच्छी और ज्यादा अच्छी होगी। चाइना ने इनोवेशन किया और अपनी डिजाइन इंप्रूव किया और समय के साथ साथ चेंज किया, और इंडिया की टॉर्च में लैक ऑफ इनोवेशन है। ओके, वेरी गुड। और भाई पीछे से और कोई लड़की कुछ बात बताएगी? सर लाइट वेट भी है सर, चाइना की टॉर्च अफोर्डेबल भी है प्राइस में, इसी तो जैसे वहाँ पे इंजीनियर है, अफोर्डेबल कैसे कह दिया तुमने? अब जैसे इस एग्जांपल में क्या है मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ पे टॉर्च बनाई तो हमारा एक ही माध्यम है कि टॉर्च जलनी चाहिए। इंजीनियर हमारे हिसाब ने बनाया कि साहब टॉर्च है अपना जल्दी से उसमें सेल लगा लिया और कभी ना हो तो उसको हिला लो और पीट के उसको चला दो। यही होता नहीं होता कि उसका अपना वन यूज। अब चाइना वाले क्या करते हैं, जब वहाँ पे रिसर्च होती है या कोई भी चीज प्रोजेक्ट आता है तो पहले क्या पूछते हैं, वो पहले कहते हैं कि आप जिस भी चीज में आप कोई भी रिसर्च कोई भी करना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो उससे पहले जो आज प्रोडक्ट आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, जो प्रोडक्ट आज आपके पास है उसमें आप 10 कमियां बताइए। जैसे टॉर्च है, ये है तो अब लेके हमारी अपना लड़की गई कि हमको भैया अपना एक बिजनेस करना है टॉर्च का, तो पहले कहेंगे भैया इस पे क्या है टॉर्च, इसमें कमी बताओ, हम तुमको फाइनेंस क्यों करें, क्यों वो करें। तो उसमें कमी, जैसे अभी आपको ने बहुत सारी बात बताई, कोई डिजाइन को लेके बताई, कोई वेट को लेके बताई, कोई सेल, किसी भी चीज को मल्टी टाइम्स यूज करने का कल्चर है। हम यहाँ चप्पल भी खरीदते हैं तो एक नंबर बढ़ाई खरीदेंगे, अरे पीछे घिस जाएगी तो चलेगी, है ना। ऐसे अब चाइना वालों ने क्या किया, उसने सोचा यार ठीक है, यहाँ के लोगों से अपना आए बातचीत की, हाय लो देखा हाँ यार टॉर्च हमको बनानी है, तो ये टॉर्च एक तो जले, ठीक है। फिर उसने देखा यहाँ लाइट की बड़ी समस्या है, तो उसने क्या किया, साइड में एक लाइट लगा कि रात में स्टूडेंट पढ़ सके या हमारे परिवार में महिलाएं हैं उसको देख के खाना बना सके। टॉर्च का काम कर दिया उसने, हमारे सामने तो ये है ही, साथ में दूसरी साइड से भी हो गया। तीसरा उसे सोचा यार ऐसी हो सेल से तो चलेगी, लेकिन साथ साथ में ये अपना जो चार्जर होता है उससे भी चले। अब हमारे यहाँ चार्जर के साथ समस्या क्या है, तो मोबाइल का चार्जर तो फिर भी संभाले रखते हैं, किसी ऐसी चीज का चार्जर एक बार लग गया दूसरी बार मिलता ही नहीं। तो एक समस्या ये है, उसने कहा कि हम जो ये चार्जर हम इसी के साथ लगाएंगे और सारा गुम ही नहीं हुआ।
सोचा यार यहाँ पे लाइट की समस्या, चार्ज करने में दिक्कत आ सकती है, तो उसने उसी के ऊपर सोलर पैनल क्यों लगा दिए कि धूप में भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें आई, तो इसने क्या किया, जब ये आई तो इसने इसको बाहर कर दिया और हमारी मार्केट पे इसने कब्जा कर लिया। एक एग्जांपल दिया, और यही चीज बाकी चीजों में अप्लाई होती है, क्योंकि आपको भैया मल्टीपल, आपको ज्यादा यूज मिल रहा है उसका, ज्यादा चीज मानव स्वभाव है, जो चीज आपको अच्छी लगेगी वो चीज कहीं आने दो, बाकी को जाने दो। तो इसी चीज पे हम लोग सोच रहे हैं कि आखिर इस पे ये चीज कैसे हो। तो यही एक थोड़ा सा जैसे इंजीनियर के माइंड सेट में भी अंतर होता है। ये लोग वहां पे क्या सोचते हैं कि भैया जो इंजीनियर है कि हमको कुछ चीज ऐसी बनानी है जो लोगों के यूज में हो। आप देखेंगे हमारे यहाँ हर घर में कोई ना कोई चाइनीज आइटम पक्का मिल जाएगा। ऐसा शायद ही कोई परिवार हो कि जिसमें चाइना का माल ना हो, लेकिन हर जगह क्यों, भैया सस्ता है, बहुत सारे इसके यूजेस हैं, तो उसने हमारे सामानों को बहुत सारे को उसने आउट कर दिया। तो इसी से हमको आगे पार पाना, ये हम लोग कैसे पाएंगे किसी भी इसमें। तो इसमें फिर बहुत सारी बातें की। तो अब आपका अगला जो इसमें हम आगे बढ़े तो अगला है डिजाइन थिंकिंग, कि भाई कोई भी चीज है कि ठीक है, ये तो बात हमने की है कि इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से, ठीक है। अगले हम लोग बात करें क्या इस ज्ञान को हम लोग ह्यूमैनिटीज में लागू कर सकते हैं। ऐसे मैडम ने पहले ही डिजाइन थिंकिंग के बारे में, अर्थ के बारे में आप लोगों को समझाया गया, ठीक है ना। सिंपल से बात करें आगे बढ़ने से पहले, जैसे डिजाइन थिंकिंग, दो शब्द आए हमारे पास, एक डिजाइन आया, एक थिंकिंग आया, और यहाँ पे शब्दों के जाल में उनको उलझना नहीं है। डिजाइन का मतलब ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर चीज का ही डिजाइन है, जैसे अभी मैंने टॉर्च कर दिया, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल के उस पर बात करूं, ये तो बात हो गई आपकी आर्थिक दृष्टिकोण से। अभी शायद आपको बात जानकारी हो कि जैसे अभी स्पोर्ट्स के लिहाज से बात करूं, अब स्पोर्ट्स के लिहाज से भी वो लगभग दूसरी शक्ति होने हो गया। उसने क्या किया, उसने उस समस्या को समझा, पहले उस पर काम किया, हमारे यहाँ के खिलाड़ी क्यों अच्छा वो नहीं कर रहे हैं, हम किन किन फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो उसने वहाँ पे स्पोर्ट्स अकेडमी और खोली, तमाम तरह की चीजें, वो ज्ञान वहाँ पे अप्लाई किया। तो डिजाइन से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब है किसी चीज विचार से कि उसका एप्लीकेशन आपके यहाँ किस प्रकार से, ठीक है। आपको ये नहीं कि कोई चीजें हमको बनानी है, आप किसी प्रकार के विचार से भी अपने समाज में बदलाव ला सकते हैं। उसको आप अपने विचार को किस प्रकार से डिजाइन करते हैं, क्योंकि हम लोग ह्यूमैनिटीज के लोग हैं, हमारा जो पाला है या वो हम लोग बात करते हैं लोगों के व्यवहार के बारे में, बातों के बारे में, इससे हमारा पड़ता है, समाज के बारे में, पॉलिटिकल के बारे में, इससे पड़ता है ना। तो आखिर उसको हम कैसे उसमें हम लोग बदलाव कर सकते हैं। तो जब भी कभी किसी के बारे में बात आएगी, सबसे पहली बात आती है प्रॉब्लम के बारे में, कि भैया समस्या क्या है। जब कोई समस्या होगी तो उसका व्यवहारिक उत्तर हम लोगों को खोजने का प्रयास करना चाहिए, और उसी विचार को, उसी चीज को एक सांचे में, एक डिजाइन में सिंपल हम लोग फिट करें, उसी को हम लोग अपना कहते हैं डिजाइन। उसके कुछ स्टेप हैं कि उसको हम लोग किस प्रकार से उसमें हम लोग आगे बढ़े। इसके कुछ स्टेप्स हैं। अब जैसे इसमें एम्पैथाइज, डिफाइन, आइडिएट, प्रोटोटाइप, टेस्ट, इंप्लीमेंट। इसमें पहले हम लोग बात करते हैं एम्पैथाइज। एम्पैथाइज का मतलब होता है कि कोई भी जो प्रॉब्लम है कहीं की भी, वो प्रॉब्लम समझना। पहले मैं इन सबको थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, फिर हम लोग इसको देखेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि हम लोग ह्यूमैनिटीज के लोग उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। किसी भी चीज को, कहीं भी कोई समस्या है, पहले देखें कि आपके आसपास सराउंडिंग में क्या समस्या है, हमारे समाज को, हमारे परिवार को, या हमारे इसको क्या हो, मैं उसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती हूँ, मैं उसमें अपने परिवार या समाज के हित में क्या काम कर सकती हूँ। सबसे पहले उस प्रॉब्लम को ढूंढना। दूसरा, जब ढूंढ ली, हम लोग रिसर्च भी ऐसे करते हैं पीएचडी एम फील्ड में, सबसे पहले प्रॉब्लम को चुनते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम कहते हैं। हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम
हो गए। फिर उसके बाद अगला आइडिएट, हम लोग उसके जो एक एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन है या हाइपोथेसिस एक बनाते हैं, हम लोग इसका ऐसे सॉल्यूशन करेंगे, इसको हम लोग इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे, उसके बारे में हम लोग करते हैं। फिर इसके बाद एक हम लोग प्रोटोटाइप होता है कि हम कोई भी चीज बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल लिपस्टिक, आप लोगों ने देखा होगा कई बार जब आप लोग शोरूम वगैरह में जाते हो तो कुछ सैंपल रखे रहते हैं, तो पहले वो क्या करते हैं सैंपल, कि आप उस सैंपल को लीजिए, उसको लंबी से बनाने से पहले वो छोटी मात्रा में बनाते हैं कि आप उसको यूज कीजिए, यूज किया, आपका फीडबैक लिया, कोई कमी बताई, उसका कोई कलर खराब है, टेक्सचर खराब है, डिजाइन खराब है, जो भी आप देंगे, फिर उसको किया। यही काम प्रोटोटाइप में चलता रहता है, इसमें टेस्ट वो अपडेट वो करते हैं। सैंपल में क्या करते हैं कि सैंपल हमने एक बार ले लिया, वो रिजल्ट रहता है। प्रोटोटाइप में हम लोग उसको फीडबैक लिया, फिर चले, फिर अपडेट करते रहते हैं, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मीन्स लागू करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी चूंकि वर्कशॉप है, आज जैसे समाजशास्त्र के लोग हैं और किसी भी लड़की ने एक समाजशास्त्र विषय लिया है, एक उसी ने फिजिकल एजुकेशन लिया, तो वो समाज में किस हिसाब से क्या योगदान दे सकती है, कैसे वो उसको डिजाइन कर सकती है। अब क्या भैया हमने कॉलेज तो बीए तो कर लिया, अब इसको हम लोग लागू कैसे करेंगे समाज में, प्लीज। सर जैसे इसमें अगर सोशियोलॉजी लिए, सबसे पहले वो सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स प्रिवेल हैं वो देखेंगे। जैसे आजकल हेल्थ के क्षेत्र में इंडिया बहुत पीछे है और लोग भी ज़्यादा ओबेसिटी वगैरह बढ़ता जा रहा है, तो फिजिकल एजुकेशन उसने लिया है और उसमें हेल्थ एजुकेशन एक्सरसाइजेस ये सारी पढ़ी, तो उसको उसमें अप्लाई कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसी को और आगे बढ़ाते हुए, जैसे हमारे समाज में एक हेल्थ की बात है, दूसरा है आया है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के बारे में। अब चूंकि लड़कियां दोनों विषय पढ़े हैं, तो इसमें एक काम किया ईशा फाउंडेशन, उसके एग्जांपल में मैं शेयर कर रहा हूं। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि भैया महिलाओं की प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता मीन्स खाली आपको बॉल लेनी है और सिंपल आपको कुछ नहीं करना, हमको बाकी उसका नियम कायदे ओलंपिक में वो नहीं करना, खाली शाम को आपको आधा घंटा आना है, कोई भी प्राइमरी स्कूल है उसमें आए, बॉल से हमको खेलना, फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, बैडमिंटन खेलो, कुछ भी खेलो, क्योंकि आपको समाज का भी ज्ञान है, इसका भी वो अप्लाई। सबसे पहली बात होती है कि आज के उसमें हम लोग एक दूसरे से दूर हो गए, इसी चीज को हमको डिजाइन करना है कि कैसे हम पास में लाए। तो पहले ये किसी प्रकार की हमको जबरदस्ती, पहले उनको उनके हाथ पे छोड़ दी, यहीं से बात शुरू होती है आपकी प्रॉब्लम की, और ये सब समझ लिया, डिफाइन किया, उसके बाद आपने आइडिया लगाया, फिर उसके बाद जैसे जैसे जब लोग पास में आएंगे, मानवीय स्वभाव है, आपस में बातें करेंगे, हाय हेलो होगी, तो धीरे धीरे जो चाहे सामाजिक भेदभाव के दृष्टिकोण से हो, चाहे आपके एक प्रकार से हेल्थ के पर्पज से हो, धीरे धीरे वो उसमें अवेयर हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और ऐसे इसमें तमाम तरह के इसमें एग्जाम्पल हैं। दूसरा देखिए, हम लोग पॉलिटिकल साइंस किसने लिया है, तो पॉलिटिकल साइंस के लोग कैसे अपने विचारों को डिजाइन कर सकते हैं। सही है। अभी एक फिल्म आई थी, फिल्म का एक एग्जांपल है जवान, शाहरुख खान की। वो खाली करता है कि मुझे आपकी खाली एक उंगली चाहिए, है ना। आप चूंकि पॉलिटिकल साइंस के हैं, आप समझते हैं कि राजनीति कैसे काम करती है। हम जानते हैं कि भाई राजनीति एक ऐसी चीज है जिससे आप कोई भी तालाब को खोल सकते हैं। ये चीज आपको लोगों को समझानी है कि भाई आपका जो वोट है
बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी के पास एक गधा था, तो एक दूसरा आदमी से पूछा कि गधा मुझे तुम दे दो। उसने बोला गधा कितने का? बोले गधा 5,000 का है। बोले ये हमको दे दो। बोले वो नहीं दे सकते। बोले नहीं हमको दे दो, तुमको 6,000। वही वोटर के पास गया, बोले 500 रुपये ले लो। तो कहता है कि यार हम लोग गधे से पे गुजरे। बात यह है कि जो आपने चीज सीखी उसका एप्लीकेशन आपने कैसे किया, जो मैं बात की अप्लाई के बाद। इंजीनियर अपने हिसाब से करेगा, कॉमर्स वाला उस ज्ञान को अपने हिसाब से करेगा, ह्यूमैनिटीज वाला उसको अपने हिसाब से करेगा। और मजे की बात यह है जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं ज्यादा दिखेगा वो एक मास लेवल पे चेंजेस ला सकते हैं। आपने देखा होगा कार्ल मार्क्स के बारे में, अगर ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, वो क्या एक विचार ने पूरा यूरोप बदल दिया। खाली विचारों की शक्ति है। हम लोग कई बार क्या सोचते हैं तो खाली कॉमर्स वालों का डिपार्टमेंट है तो इसका नहीं, मेन चीज है एक चीज ज्ञान है, उसको आप कैसे आपने, दैट इज इंपॉर्टेंट। पॉलिटिकल के जैसे मैं बताया उंगली वाला कि आप बता सकते हो कि वोट की क्या कीमत है। एक वोट आपका भविष्य बना सकता है और एक वोट आपका भविष्य बिगाड़ सकता है। उसको कैसे आप लोग बताएंगे, अपने विचारों को कैसे डिजाइन करेंगे, दैट इज द मेन। ठीक है ना? तो अभी क्लियर हुआ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करें। डिपेंड ऑन यू कि उस चीज को आप लोग किस प्रकार से बताते हैं, क्योंकि हर जगह हर आदमी को कोई भी नई चीज चाहिए कि नया बताओ। ये विषय तो बहुत बड़ा, लेकिन हम लोग अपना जो दूसरा जो चरण है क्रिटिकल थिंकिंग, इस पे हम लोग बात करेंगे। काफी देर से आप सुन रहे हैं, तो एक वीडियो और छोटा सा फिर दिखाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग मुंबई। अपना फ्रेंड कोमा में चले गए हैं, उसको राइट और रॉन्ग खुद समझ में नहीं आ रहा है। Look, Janvi, the show must go on. It's a big hit. Unbelievable. हेलो, प्रॉब्लम बोलो। डैड ने न्यूज़पेपर मैट्रिमोनियल से मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है। वो कहते हैं एक बार मिलो और डिसाइड करो, लेकिन एक मीटिंग में उसे कैसे जज करूं? वो तो अच्छा ही बिहेव करेगा ना। आदमी को परखना हो तो ये देखो कि अपने से नीचे तबके के लोगों से वो कैसे बर्ताव करता है। कहाँ से बोलेगी? रेस्टोरेंट से। वो अभी मुझे यहाँ मिलने आ रहा है। अच्छा, वेरी गुड। देखो अगर वो वेटर को या करके बुलाए तो वहां से कट ले लेगा। You must be Priya. Rahul. Yeah. Hi. Pleasure to meet you. What can I get for you? Tea? Sure. Yes, sir. Okay, one cappuccino for me and tea for the lady. Lady? Come here. Thanks a lot, मुरली। इस छूट-छूट के साथ उम्र पर रहना पड़ता है तो मर जाती। मुंबई के वासियों, लकी सिंह को जहाँ भी दिखे उसे फूल देने का और उसको बोलने का कि उल्टा कर, तेरा गेट वेल शुरू हो जाएगा मामो। तो इसी पे हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग, हिंदी में बात करें आलोचनात्मक सोच। तो इस वीडियो में सबसे पहले क्या चीज आपको मिली, क्या चीज समझ में आया, जो कुछ आपका दिमाग काम कर रहा हो कि सर ये बात हमको लगी, ऐसा था। सर मतलब कुछ चीज़ें कुछ पॉजिटिव वे में लेके भी सॉल्व हो सकती हैं। पॉजिटिव, ओके। तो सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को हैंडल करके वैसी थिंकिंग लाके हम उस चीज़ को बिना लड़ाई झगड़े के भी और अच्छे से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और पीछे इधर
जो भी आपके मन में आए, क्योंकि जब हम लोग सीखते, मैंने सुबह आज लड़कियों को बताया कि 3 लोगों को कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने शर्म की तो वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर सकते। कौन कौन है बता दें सुबह, कौन कौन है? हाँ, भिखारी, सन्यासी और सुबह। तो एकदम आपको एक कुछ भी पूछना, कुछ भी कहना, तुरंत कहना चाहिए, क्योंकि जहां तुमने कुछ मन में रहा तो वहीं पे आपका डेवलपमेंट रुक जाए। चलिए हम लोग बात करें अपना क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। तो इस पे मैं अभी आगे बात, इसका अर्थ जानने से पहले कुछ स्टेप्स पे हम लोग बात करें कि सबसे पहले उसने एक देखा, आपने एक अपना एक लड़कियों का वीडियो था, तो उसके सामने क्या थी, एक समस्या थी कि भैया एक लड़का मुझे देखने आ रहा है, ठीक है, तो मैं उसका सिलेक्शन करूंगा। भाई उसके मम्मी पापा ने उसको डिसाइड कर दिया कि भैया इसके साथ शादी होने वाली है और एक मीटिंग में मिलके डिसाइड करो। ये छोटे से एग्जांपल है, इसको आप वर्ड स्तर पे कर सकते हैं, इस पर बात करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग, उसने क्या किया कि भाई सबसे पहले उसने क्वेश्चन पूछा, किससे? संजय दत्त से। हम लोग अक्सर पूछने में शर्माते हैं, जो भी आपके मन में है तुरंत पूछ लेना चाहिए। दूसरा, उसने संजय दत्त ने क्या कहा, उसको कुछ जानकारी प्रदान की, कुछ चीजें बताई उसको कि भैया कैसे उसका आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं, कैसे करेंगे कि वो अपने से जो नीचे तबके के लोगों से साथ कैसे व्यवहार करता है, क्योंकि कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो अगर वो उसकी सोच क्या, उससे उसको मालूम पड़ेगा। तीसरा है एग्जामिन इंफॉर्मेशन। उसने बैठ के इंतजार करते कि इसका इशारा कैसे होगा, और जैसे वो सीटी बजाता है वो क्या करती है, दृढ़ता के साथ अपना एक फैसला कर लेती है और वहां से कट लेती है। मीन्स यहाँ पर जो बात है क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, खाली इसका मतलब यही नहीं है कि हमको किसी की आलोचना करना, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके पास, जितने भी आपके पास ऑप्शंस है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, ऐसे आपने संसद में देखो पक्ष भी होता है विपक्ष भी होता है, कोई भी एक चीज होती है उस पर हम लोग अपने अपने मत देते हैं कि भाई ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम उन सब के बारे में हम लोग सोचते हैं, विचारते हैं, और जो बेस्ट हमारे लिए होता है उस पर हम लोग फैसला करते हैं। सिंपल भाषा में दैट इज द क्रिटिकल थिंकिंग। प्रॉब्लम हुई, उस पर विचार मंथन किया, हम किसी एक सोल्यूशन पे पहुंचे, और ये आप अपना किसी उस पर भी अप्लाई कर सकते हो। ये तो एक छोटा सा वीडियो था। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग फिजिकल एजुकेशन के हिसाब से लें, जैसे कि अभी किसी को हमको डाइट प्लान करना है, तो इस डाइट प्लान में हम लोग किस प्रकार से वो करेंगे, तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पहले देखा कि उसको जरूरत क्या है, मतलब सबसे पहले पूछेंगे, अभी कोई पहले से ही एक तो दुबली पतली एक मोटी है, तो आप लोग पहले पूछेंगे भैया तुम ये ऐसा क्यों करना चाह रहे हो। डॉक्टर पहले क्या करता, बीमार हो पहले पूछता क्या खाया था, क्या किया था, उसके बाद अगली बात शुरू होती है। ऐसे ही जब डाइट के बारे में बात होगी तो सबसे पहले बात होगी कि आखिर आप ये क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, टाटा स्काई वाले भी कहते हैं, है ना, कि पूछने में कुछ नहीं जाता है, पूछो, पता नहीं कौन सा पैकेज अच्छा मिल जाए। ऐसे ही जब मन में कोई क्वेश्चन है, पहले आप लोग क्वेश्चन पूछिए, फिर उसके बाद जब आपने पूछा तो उसके बाद उससे संबंधित जो ज्ञान है वो हासिल करो। बात डाइट की हो रही है, डाइट कंट्रोल की उसमें हो, तो उसमें आप पूछे कि भैया जो डाइट है, अब उसमें आप वेट बढ़ाना चाहते हो, घटाना चाहते हो, उसके बाद बढ़ाने के लिए अलग प्रोग्राम है, घटाने के लिए अलग प्रोग्राम है। आपने इंफॉर्मेशन ली, फिर जानकारी की परख करेंगे। ये कैसे करेंगे, कई बार हम लोग फीडबैक लेते हैं। आप लोग देखिएगा, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे तो उसमें रिव्यूज आते हैं नीचे, हाँ यार ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है, ये वाली चीज खराब है। एग्जामिन इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद आप उस पर सोचते हैं, विचार करते हैं, फिर एक दृढ़ता के साथ आप लोग जो नकारात्मक टिप्पणियां हैं, पॉजिटिव बातें हैं, उस पर आप लोग विचार मंथन करते हैं। लास्ट में हम लोग किसी चीज पे निष्कर्ष करते हैं। ऐसे ही जीवन में आप लोग इसको किसी भी चीज में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जब जीवन के जो बड़े निर्णय हो, हमेशा आप लोग कोशिश करें इसी सिस्टम से आप लोग उसको फॉलो करें,
तो निश्चित तौर पे आपको बेहतर रिजल्ट आएंगे। इसके फायदे क्या क्या होते हैं कि इसमें सबसे पहले जब आप लोग करते हो, कई बार एक कहते हैं ना, एक शिक्षित में और एक उसमें अंतर क्या होता है। जैसे अभी यहाँ पे अभी आईएएस ऑफिसर है, जो आईएएस उसकी और आपकी क्वालिफिकेशन लगभग एक ही है। जानते हो इस बात को? मैं अक्सर लड़कियों को कहता रहता हूँ कि जो यहाँ पे कलेक्टर है और तुम है एजुकेशन क्या, ग्रेजुएशन, वो एक एग्जाम पास करेगा आपका, तो मीन्स क्योंकि उसने अपना अध्ययन किया, स्टडी किया, उन चीजों को समझा है। ऐसे ही आप लोग भी समझ सकते हो, शिक्षित है, जिसमें आप लोग जागरूक होकर अपने फैसलों को अच्छा कर सकते हो। तो अपना अकेले सोच सकते हो, थिंक, मेक बेटर डिसीजन, अच्छे आप फैसले कर सकते हो, सॉल्व प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो समझदार या शिक्षित होता है कोई भी फैसला वो सोच समझ के लेता है। सभी विचारों, सभी ऑप्शन पे आप लोग प्लस माइनस करके जरूर देखिए, तभी पता चलता। नहीं तो कई बार देखा होगा मैं, अरे भाई हम तो कम पढ़े, तुम तो ज्यादा पढ़े लिखे, तुमको सोच के फैसला करना चाहिए था, तुमको वो करना चाहिए था। तो जब कभी जीवन फैसला ले बड़ा फैसला, तो जो ये मैंने एक आपको सिस्टम बताया कि आप लोग पॉजिटिव भी सोचें, आप लोग नेगेटिव भी सोचें, फीडबैक भी देखें, उसके बाद ही फैसला करें। एक और है, चूंकि नहीं तो काफी टाइम हो जाएगा इसमें, अगला है इनोवेशन डिजाइन। ये भी आपका एक प्रकार से जो डिजाइन आपका उसी का पार्ट है, क्योंकि ये लगभग ये मानिए जिस प्रकार से हमारी लर्निंग होती है, हमेशा वो चीज चलती रहती है। ऐसी जो इनोवेशन है किसी भी चीज में, अपग्रेडेशन हमेशा चलता रहे, हमेशा। बार बार मैं एक शब्द यूज करता हूँ, अप टू डेट, कि अगर आप अप टू डेट रहेंगे तो हमेशा आप लोग मार्केट में बने रहेंगे। जो अप टू डेट नहीं रहेगा वो मार्केट से बाहर। इसके लिए आप लोग इनोवेशन या कुछ है, जो शुरुआत में जो डिजाइन के बारे में बताया था ना, डिजाइन थिंकिंग के बारे में, हमेशा उसी में इनोवेशन या अपडेट करते रहे। बहुत सारे जो फोन थे आज देखिएगा आप, हम लोग सैमसंग या वीवो ये सब यूज करते हैं। बहुत शुरुआत में देखेंगे आप लोग नोकिया का फोन आता था, लेकिन वो मार्केट से बाहर हो गया। ऐसा क्यों? कि उसने समय के साथ अपडेट नहीं किया। ऐसे उसमें कोई भी चीज है, अपना प्रोटोटाइप, टेस्ट, इम्प्लीमेंटेशन, ये सब चीजें और इनोवेशन, ये डिजाइन है, ये हमेशा चीजें आपको करती रहनी पड़ेगी। मैंने बैटरी का एग्जाम्पल भी आप लोग बताया, चाइना क्यों आगे निकला, क्योंकि वो हर बार पूछते रहता इसमें क्या कमी, इसमें क्या कमी, इसमें क्या कमी। वैसे इनोवेटिव वो अपना जो डिजाइन है तैयार करता रहता है। इस चक्कर को आप लोग याद कर लीजिए किसी भी उसके लिए। ये वो नहीं रखता कि आप लोग ह्यूमैनिटीज के हैं, कॉमर्स के हैं या किसी उसके हैं। जब भी कभी कोई भी चीज हो, आइडेंटिफाई ए गोल, गैदर इनपुट एंड इनसाइट, क्लियरफाई चैलेंजेस, जनरेट आइडियाज, प्रोटोटाइप, प्लान एक्शन, इंप्लीमेंट। चीजें वही है, बस उसको एक नए रूप में प्रदान किया। पूरी इसका एक ही है कि चीज एक है, यूज कैसे करते हैं डिपेंड ऑन यूज। जैसे घर में चाकू भी है, चाकू से हम लोग सब्जी भी काट सकते हैं, बाकी चीज भी हम लोग यूज कर सकते हैं, सेफ्टी के लिए भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड ऑन यूज, कैसे आप उस ज्ञान का अप्लाई करते हैं। पूरी वर्कशॉप का यही एक निष्कर्ष है जिससे एक और गाने के साथ आपको छोड़ जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा जब ऐसे से हम लोग सुने सिर भारी हो जाता है। कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। खींच ले, सांसों खींच ले, मुट्ठियों खींच ले, सांसों खींच ले, सांसें टकराने को, शिखर पर जाने को। मैं तैयार
अंधेरों को चीर लेंगे कितना दम है, मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर लेंगे कितना दम है, आओ हाथ बढ़ाए कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है, मुट्ठियों को खींच कर सांसों को खींच कर मुट्ठियों को खींच कर सांसों को खींच कर सबसे टकराने को शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा, खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा, धरती सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी, मुट्ठियों को खींच ले सांसों को खींच ले, मुट्ठियों को खींच ले सांसों को खींच ले सबसे टकराने को शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार विचारों की है जो को जानवर से भी अलग करता है, और यही शक्ति है। सारी शक्ति में बार-बार कहता हूँ यहीं पर जैसे चाहो ट्राई करो। ओके, थैंक यू वेरी मच। सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र सर। तो आप लोग तैयार हैं? कितने धीरे? शिखर पर जाने को सबने इनोवेशन क्या है? नहीं कल से बेहतर, अगर आज तुम तो एक दिन की दौलत हुई तुमसे गुम। केवल भौतिक ही नहीं, केवल वस्तु ही नहीं, विचारों से भी आप स्ट्रॉन्ग बनिए, मजबूत बनिए। कल से अच्छे बनिए आज, और दिन पर दिन अच्छे होते जाइए। बहुत रोचक ढंग से, इंटरेस्टिंग मैनर में सर ने सरल शब्दों में अपनी बात रखी। सर को पुनः बधाई। और अब मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ उनको जिनको सुनने के लिए आप लोग बड़ी देर से धैर्य से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो सादर मैं निवेदन करती हूँ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी प्राचार्य मैम से कि वो आएं और हम सबको आशीर्वचन से अभिषेचित करें। माँ शारदे के इस प्रांगण में माँ सरस्वती के वरद पुत्र
एवं वयोवृद्धियों, इस महाविद्यालय के विद्वान प्राध्यापक वृंद एवं विदुषी प्राध्यापक, आज के इस एवं हमारी प्यारी बच्चियों, आज के इस IIC कार्यक्रम की प्रभारी श्रीमती बसिया नायर, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता या कार्यशाला के आयोजक श्री पुष्पेंद्र सिंह, वरिष्ठ प्राध्यापिका एवं कनिष्ठ प्राध्यापिकाओं एवं मेरे प्यारे बच्चों, आशा है इस वर्कशॉप से या कार्यशाला से, जो कि वर्कशॉप ऑन डिजाइन थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक थिंकिंग और उसका जो डिज़ाइन है थिंकिंग का, उससे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। आप लोगों के आज फेसेस जो थे वो ब्लैंक नहीं थे, ऐसा लग रहा था कि आप इस वीडियो को एंजॉय भी कर रहे थे, इस वर्कशॉप को, और बहुत कुछ सीख भी रहे थे। सच है ना? तो इस वर्कशॉप से अंत में यही निष्कर्ष निकला कि सारा खेल विचारों का है, हमारे सोच का है ना? संस्कृत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, है ना? और ब्रह्म का मतलब क्या है? अगर उसे सांसारिक स्तर पर देखा जाए तो ब्रह्म का मतलब है ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, जिसकी सृष्टि हुई है, उसके कण कण में मैं व्याप्त हूँ और उसका प्रत्येक कण मुझ में व्याप्त है। अर्थात मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ और सब कुछ मुझ में है। शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, ये जो वेद वाक्य हैं, ये हमारे बहुत पहले ही हमारी संस्कृति में बता दिए जा चुके थे। तो जो आज हम देख रहे हैं, आपने इस वर्कशॉप में पुष्पेंद्र जी से जाना होगा कि हम 147 करोड़ और चाइना वाले 142 करोड़, लेकिन फिर भी वो हमसे आगे हैं। क्यों आगे हैं? यदि इस पर मंथन करेंगे तो आपको विश्लेषण भी करना होगा और उसको सोचना भी होगा, और जब सोचकर उसका विश्लेषण करके एक निष्कर्ष पर आएंगे तो यही निष्कर्ष निकलेगा कि वो हमसे वैचारिक रूप में और हमारे वातावरण के अलावा उनके वातावरण में बहुत कुछ अंतर है। उनकी सोच बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी भी सोच स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है। हम लोग तो सोचते हैं फिर उसको वैसे ही विचार पर छोड़ देते हैं, लेकिन वो जिस चीज को सोचते हैं उसको अपने समाज की ओर से, डिजाइन की ओर से और विभिन्न प्रकार से क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर के उस बारे में विस्तृत रूप से, बृहद रूप से सोचते हैं और फिर विश्लेषण करके एक दृढ़ निश्चय के रूप में, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो विचार हो, किसी भी रूप में उससे हमारे समाज में वो चीज उनको दिखाते हैं या प्रदान करते हैं। आज चाइना हमारे भारत पर क्यों हावी है? सभी लोग जान रहे हैं। चाइना का प्रोडक्ट्स जो है, चाइना के जितने भी हमारे उत्पाद हैं, वो हमारे प्रति, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पर चाइना के उत्पाद या प्रोडक्ट ना हो। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने मार्केट को इतना अधिक विस्तार रूप दे दिया है और इतना ज्यादा व्यापक उपयोगी बना दिया है कि उससे कहीं हमारे जो उत्पाद हैं उससे कहीं अधिक उपयोगी उनके प्रोडक्ट लगते हैं ना। तो जो चीज ज्यादा उपयोगी होगी और हमें ज्यादा काम की यूजफुल होगी, उसी को हम यूज में लेंगे, उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यही कारण है। इसी प्रकार से जो हमारा प्रोटोटाइप थिंकिंग है और जो हमारा
डिजाइन है इनोवेटिव। जब हम अपने विचारों को अपने समाज के सामने रखेंगे, वो और लोगों से और अधिक उपयोगी होगा, तो वो हमारी भी चीजें उनसे कहीं अधिक व्यापक रूप से उपयोगी होगी। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कार्यशाला से यही सीखा कि सारा खेल हमारे सोच का है, हमारे विचार का है, हमारी थिंकिंग का है। आप अपनी थिंकिंग को इतना ब्रॉड और विस्तृत बनाइए कि उससे हमें बहुत सी निगेटिव चीज़ को भी सोचिए और पॉजिटिव चीज़ को भी सोचिए, और उसके बाद उन दोनों को कंपेयर करके जो चीज़ ज़्यादा उपयोगी लगे उसको आप अडॉप्ट करिए और उसको अपने लिए यूज में लाइए। तो आपकी सोच शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं विचारों के साथ आप सबको इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए सबको बहुत बहुत बधाई, हमारी टीम को भी बधाई, और आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपकी शुभकामनाओं के लिए। जैसा कि मैम ने कहा, आपको सबको आशीर्वचन दिया कि हमारे विचार, हमारे कृत्य शुभ हो, मंगलमय हो। और जहाँ तक चाइना की बात है, तो इससे पहले कि मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्रीमती गौसिया नायाब को मंच पर आमंत्रित करूँ, 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी कि जब भी हमने पंख खोले हैं उड़ानों के लिए, जब भी हमने पंख खोले हैं उड़ानों के लिए, हम चुनौती बन गए हैं आसमानों के लिए। और अब मैं निवेदन करती हूँ श्रीमती गौसिया नायाब से कि वो आए, हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मैम, प्राचार्य मैम की, मुख्य वक्ता महोदय और सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर्वप्रथम मैं मंच की शोभा बढ़ा रही है हमारी प्राचार्य मैम, आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह, सभी वरिष्ठ प्राध्यापकों और प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद ज्ञापित करने से पहले मैं ये कहूँगी कि आईआईसी के जो प्रोग्राम्स हैं, 6 फेज का 2nd क्वार्टर आज हमने पूरा किया है। आप सभी की सहभागिता रही है इसमें, आगे भी कार्यक्रम होते रहेंगे। जो मेहनत यहाँ सब करते हैं, हमारे जितने भी प्राध्यापक हैं, जो आईआईसी के कोऑर्डिनेटर हैं, को कोऑर्डिनेटर हैं, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं समय समय पर अपनी पूर्ण निष्ठा से। उनका उद्देश्य एकमात्र सिर्फ इतना है कि आपको आगे ला सके। जो मेहनत हम सब यहाँ कर रहे हैं, हो सकता है कि आज उसका परिणाम हमें ना मिले, लेकिन कल आप ही में से बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ से पास आउट होकर निकलेंगे और फिर कुछ करने की सोचेंगे। तो ये जो कार्यक्रम है, जो आपने यहाँ अपने टीचर्स का उद्बोधन सुना है, जो प्राचार्य मैम से मोटिवेशन लिया है, ये आपके बहुत काम आने वाला है। हो सकता है आज हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, कोई क्विज ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई वीडियोस दिखा रहा है, कोई लेक्चर दे रहा है, पीपीटी तैयार कर रहा है। एकमात्र उद्देश्य ये कि आप आगे बढ़कर आए और हो सकता है कल हमारी जगह आप ये काम करें, आके हम आपको बुलाएं कि ये हमारे एलुमनाई हैं और हम ये बिजनेस कर रहे हैं या इन्होंने अपना स्टार्टअप किया है और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, तो हम आपको यहाँ पे इनवाइट करें। और जब हम ऐसा वक्त देखेंगे तभी हमारी ये जो मेहनत है ये सफल होगी। कहते हैं ना कि बारिश की पहली बूंद को फना होना पड़ता है, तो हम लोग जो यहाँ कर रहे हैं वो सब बूंदे हैं जो फना हो रहे हैं। सक्सेसफुल तब होंगे जब आप आगे बढ़ के आएंगे, अपने विचारों को लेकर आएंगे। और ज़रूरी नहीं कि हम कुछ बहुत ऐसा इनोवेट करें कि पूरे जग में हमारा नाम हो। शुरुआत छोटे स्तर से, जो आईआईसी का मेन उद्देश्य है, जो हमारी गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या, बी योर ओन बॉस। किसी की नौकरी नहीं करनी है,
नौकरी देने वाला बनना है, नौकरी करने वाला नहीं। तो जब मैक्सिमम लोग बिजनेस करेंगे, देश की इकोनॉमी में हाथ बढ़ाएंगे, हाथ बटाएंगे, तभी हम सक्सेसफुल बनेंगे। और यही हमारी सरकार का उद्देश्य है, यही हमारी संस्था का उद्देश्य है। तो इन सारे कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजन में अपना मार्गदर्शन देने के लिए, समय समय पर हम लोगों को पूरी तरह से सहयोग करने के लिए मैं हमारी आदरणीय प्राचार्य मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिनके पूर्ण सहयोग से ये कार्यक्रम होते हैं। इसके बाद मैं अपने सारे ही टीचर्स को धन्यवाद ज्ञापित करूंगी, क्योंकि ये 6 फेज का 2nd क्वार्टर खत्म हुआ और लगभग हम लोगों ने इसमें समझ लीजिए 18-20 प्रोग्राम किए हैं। और शायद ही कोई टीचर ऐसा हो जिसने इसमें कोऑर्डिनेशन ना किया हो या कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज ना किया हो, तो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद की इस कड़ी में आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह सर, उनके धन्यवाद के लिए जितनी मेहनत उन्होंने की है, मैं चाहूंगी कि हमारी छात्राएं एक बार धन्यवाद ज्ञापित करें उनका। आपकी तालियां मेरे शब्दों से कहीं ज्यादा धन्यवाद ज्ञापित कर रही। तो मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, इतने सरल शब्दों में हमारी छात्राओं को इतने कठिन विषय के बारे में बताया, जो भविष्य में निश्चय ही उनके जरूर काम आएगा। वो अगर बिजनेस नहीं भी करेंगे, स्टार्टअप नहीं भी करेंगे और हमारी ही तरह कहीं पढ़ाएंगे, शिक्षक बनेंगे, तो भी ये उनके काम आएगा, क्योंकि वो वहाँ इसी चीज को अप्लाई करेंगे जो आज यहाँ से सीख के जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं अपने सभी प्राध्यापकों को, डॉक्टर प्रीति तिवारी मैम आज की कोऑर्डिनेटर इस इवेंट की, डॉक्टर उत्तम कुमार शुक्ला सर, डॉक्टर ऋचा मैम, डॉक्टर प्रियंका मैम, डॉक्टर स्नेहा मैम, डॉक्टर स्वर्णिमा मैम, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र आप हैं। अच्छी संख्या में आप यहाँ उपस्थित हैं, आप अपना सहयोग देते हैं। महाविद्यालय का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट ना करते हों, फिर वो NEP की समझ में अपने विचार व्यक्त करने, अपनी वीडियोस अपलोड करना हो, या विकसित भारत @2047 में एनरोलमेंट कराना हो, वहाँ अपने विचार व्यक्त करने हो, कोई कार्यक्रम या चाहे महाविद्यालय स्तर का हो या शासन स्तर का हो, हमारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट जरूर करते हैं। बस थोड़ा सा फर्क ये पड़ जाता है कि संख्या बहुत सीमित है। 750-800 में आप 7.5-8 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। 7.5 कैसे? आधे लोग आते हैं, नाम लिखाते हैं, फिर उसके बाद लौट के नहीं आते हैं, तो वो 1.5 में आ जाते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी, आग्रह करूंगी कि बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए। ये आपका महाविद्यालय है, एक ओपन प्लेटफॉर्म आपको यहाँ मिला है। प्राचार्य मैम आप लोगों को मोटिवेट करती हैं, टीचर्स मोटिवेट करते हैं, फिर आप क्यों झिझकते हैं? आगे बढ़कर आइए। अगर यहाँ से नहीं सीखेंगे तो फिर कहाँ सीखेंगे? कर्म और भाग्य, तो भाग्य ने अगर आपका साथ दे दिया तो जो कर्म वाला हिस्सा है, जो आज आप यहाँ नहीं कर रहे, कल वहाँ आप चूक जाएंगे, नौकरी पा जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन जब मंच मिलेगा तो क्या होगा? फिर आप सोचेंगे कि बोलने का नंबर ना आए तो अच्छा है ना। तो इसलिए बेहतर है यहीं से शुरुआत कीजिए। तो इस कार्यक्रम के लिए मैं पुनः सबको धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं बात करूँगी मैडम की परमिशन से रेंजर्स की। कितने बच्चे यहाँ ऐसे जिन्होंने रेंजर में पार्टिसिपेट किया है? निपुण के बच्चे हाथ ना उठाएं। जिन लोगों ने निपुण के लिए अप्लाई किया है वो हाथ ना उठाएं। जिन्होंने प्रवेश के लिए किया है सिर्फ वो बच्चे बताएं। प्रवेश कोर्स में जिन्होंने फॉर्म लिया है और सबमिट किया है रेंजर का। BA फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कितने बच्चे यहाँ बैठे हैं? सेमेस्टर की बात नहीं, दोनों सेमेस्टर, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर मिला के कितने बच्चे यहाँ हैं? हाथ उठाइए।
आप लोगों ने रेंजर्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप संभवतः